Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is next video in the series of previous year question UGC NET English Literature. तो please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe. Let's see the first question of today's video. In which of the following essays did Charles Lamb first use the pseudonym persona Elia? तो इसमें से वो कौन सा ऐसे जिसमें पहली बार चार्ल्स लेम ने अपना pseudonym पेन नेम यूज किया था एलिया? राइट ऑप्शन इज फॉर द साउथ सी हाउस. Let's see in detail. The South Sea House, where Charles had worked decades earlier. South Sea House में चार्ल्स लेम ने बहुत लंबे समय तक काम किया था बिकॉज ये साउथ सी हाउस बिलोंग करता था ईस्ट इंडिया कंपनी को. एलिया वॉज द नेम ऑफ एन इटालियन मैन हु वर्क देयर एट द सेम टाइम एज चार्ल्स. तो जिस टाइम में चार्ल्स वर्क करते थे साउथ सी हाउस में, उसी टाइम में एक इटालियन पर्सन था जिसका नाम एलिया था, वो भी काम करता था. एलिया वॉज चार्ल्स लेम एंड कज़न ब्रिगेड वॉज हिज सिस्टर मैरी लेम. तो जहाँ भी चार्ल्स लेम ने अपने एस्से में एलिया वर्ड यूज़ किया वो खुद के लिए यूज़ किया है और कज़न ब्रिगेड अपनी सिस्टर मैरी लेम के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द फॉलोइंग? Discursive practices are not purely and simply modes of manufacture of discourse. They take shape in the technical ensembles and in institutions, in behavioral schemes, in times of transmission and dissemination, in pedagogical forms that both impose and maintain them. तो ये जो स्टेटमेंट है किसने कहा है कि जो डिस्कर्सिव है वो प्रैक्टिस आर नॉट प्योरली. तो डिस्कर्सिव प्रैक्टिस जो है वो प्योरली और सिंपली किसी डिस्कर्स के मैन्युफैक्चर का मोड्स नहीं है, बल्कि ये एक टेक्निकल असेंबल्स भी है इंस्टीट्यूशंस वगैरह में, बिहेवियरल स्कीम्स में, इन टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन. तो इन सारे फील्ड में ये इसका जो डिस्कर्स है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो लेट्स सी ये स्टेटमेंट किसने कहा है. राइट ऑप्शन इज माइकल फोकाल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड इंट्रांसिजेंटली? तो यहाँ पे सिलेबल से लेकर क्वेश्चन पूछा गया है. सिलेबल क्या होता है? कुछ लेटर से मिलकर बना होता है. स्पेशली ये शब्द का डिवीज़न होता है साउंड के बेस पे. सिलेबल क्या होता है? वर्ड्स का डिवीज़न होता है साउंड के बेस पे. तो इंट्रांसिजेंटली में पूछा गया कि कितने सिलेबल हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 सिलेबल. देख लीजिए इस वर्ड्स को थोड़ा सा डिवाइड करते हुए साउंड के अकॉर्डिंग. इंट्रांसिजेंटली 5 बार में ये 5 साउंड क्रिएट कर रहा है. तो इसमें 5 बार उतार चढ़ाव जो हो रहा है, जो साउंड में चेंजेस आ रहे हैं, उसी को सिलेबल कहेंगे. जैसे नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे मैन्युफैक्चर. मैन्युफैक्चर में कैसे साउंड का चेंजिंग आ रहा है, देखिए मैन्युफैक्चर इस तरह से. तो ये 4 सिलेबल हो गया मैन्युफैक्चर. और इंट्रांसिजेंटली जो हो गया वो 5 सिलेबल वर्ड हो गया. तो इस तरह से साउंड के बेस पे वर्ड का डिवीज़न होता है सिलेबल. आप लोग बहुत सिंपल है, किसी भी वर्ड को आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको डिवाइड करके. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में है मेनी, मेनी 2 सिलेबल वर्ड है, तो इट्स वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय किंग्सले एमिस रिप्रेजेंट्स इट्स प्रोटागोनिस्ट एज एन एंग्री यंग मैन? तो इसमें से वो कौन सा नावल है जिसमें किंग्सले एमिस ने अपने प्रोटागोनिस्ट को, अपने लीडिंग एक्टर को एंग्री यंग मैन के रूप में प्रेजेंट किया है. राइट ऑप्शन इज 2 लकी जिम. लकी जिम 1954 का वर्क है. ये फर्स्ट नावल है किंग्सले एमिस का और इसके लिए इन्होंने 1955 में समरसेट मॉगम अवार्ड विन किया था फिक्शन के फील्ड में. द नॉवल फॉलोज द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द eponymous James Dixon, a electric lecturer at an unnamed provincial English university. तो जेम्स डिक्सन जो है इस नॉवेल में एक लेक्चरर है और किसमें, प्रोविंशियल इंग्लिश यूनिवर्सिटी है जो जिसका कोई नाम नहीं है, तो वहीं पे वो लेक्चरर है. इन्हीं को लेकर ये नॉवेल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स इन द चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स डील्स विद द मर्डर ऑफ अ चाइल्ड बाय ज्यूस? तो यहाँ पे कुछ टेल्स दिए गए हैं. तो इसमें से वो कौन सा टेल है जो ज्यूस के द्वारा चाइल्ड के मर्डर के बारे में है? कैंटरबरी टेल्स चौसर, जॉफ्री चौसर का वर्क है और इसमें कई कैरेक्टर हैं जिन्होंने अलग अलग कहानियाँ सुनाई है.
सभी कैरेक्टर मिलकर पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं और रास्ते में वो कोई ना कोई कहानी सुनाते हैं, तो उसी पे डिपेंड है चौसर का कैंटरबरी टेल्स। तो राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 3, द प्रायरस टेल। लेट्स इन डिटेल। द कैंटरबरी टेल्स 1392 का वर्क है, 24 स्टोरीज हैं, 70,000 लाइन्स की है, वर्ल्डली रिगार्डेड एज चौसर्स मैग्नम ओपस। तो इसको चौसर का मैग्नम ओपस कहा जाता है। टोटल 24 स्टोरी ही कंप्लीट हुए थे कैंटरबरी टेल्स में। कैरेक्टर्स हैं द होस्ट, द पार्टनर, द वाइफ ऑफ बाथ, द मिलर, द नाइट, द नरेटर। और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो सभी कैरेक्टर को एक एक स्टोरी सुनाना था, एक जाते हुए एक आते हुए, लेकिन 24 स्टोरीज ही कंप्लीट होते हैं, सभी नहीं हो पाता है। Which cultural analyst has combined the study of different dimensions of youth culture with commentary on developments in cultural theory and politics? तो इसमें से वो कौन सा कल्चरल एनालिस्ट है, यूथ कल्चर के डिफरेंट जो डायमेंशंस है उसकी स्टडी को कंबाइन करते हैं कमेंट्री के साथ, और कैसी कमेंट्री के साथ, कल्चरल थियरी और पॉलिटिक्स में जो डेवलपमेंट हुआ है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, एंजेला मैकरोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स कैरीड द एडिशनल टाइटल sermon on the sea? तो इसमें से वो कौन सी बुक है जिसका एक और टाइटल है sermon on the sea? लेट्स सी इन डिटेल। 3, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल बाय गांधी। हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल 1909 का वर्क है महात्मा गांधी का। ही एक्सप्रेसेस हिज व्यू ऑन स्वराज, मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैकेनाइजेशन एक्सेट्रा। इन्होंने इस बुक में स्वराज, मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैकेनाइजेशन को लेकर अपनी व्यू प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद डीकंस्ट्रक्शन? तो इसमें से वो कौन है जो डीकंस्ट्रक्शन से एसोसिएटेड हैं? तो राइट ऑप्शन देख लेते हैं। 2, A and C, जैक्स डेरिडा, पॉल डी मैन। थोड़ा इनका कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं इनके से रिलेटेड। जैक्स डेरिडा, एन अल्जीरियन बोर्ड फ्रेंच फिलोसोफर बेस्ट नोन फॉर डेवलपिंग अ फॉर्म ऑफ सेमियोटिक एनालिसिस नोन एज डीकंस्ट्रक्शन। तो जैक्स डेरिडा जो है अल्जीरियन है और मतलब वहीं पे इनका जन्म हुआ था, लेटर ये फ्रांस चले गए थे। तो फ्रेंच फिलोसोफर हैं और ये जाने जाते हैं किस चीज़ के लिए, सेमियोटिक एनालिसिस के लिए, और इनका यही सेमियोटिक एनालिसिस डीकंस्ट्रक्शन के नाम से फेमस है। पॉल डी मैन, बेल्जियन बोर्ड, ये लिटरेरी क्रिटिक और लिटरेरी थियरिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज द कैरेक्टर एरियल एंड एक्सक्लूसिव? इसमें से इस कौन से वर्क में जो एरियल नाम का कैरेक्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म में दिखाया गया, इंपॉर्टेंट रोल में? तो राइट ऑप्शन इज द टेम्पेस्ट। वैसे जो द रेप ऑफ द लॉक है अलेक्जेंडर पोप का, इसमें भी एरियल का मेंशन है, बट द एज ए मेन कैरेक्टर वो टेम्पेस्ट में ही शो किया गया एरियल को। द टेम्पेस्ट 1611 का वर्क है विलियम शेक्सपियर का ये, और इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। एरियल इसमें एक कैरेक्टर है जो कि स्पिरिट है, बाउंड टू सर्व द मैजिशियन प्रॉस्पेरो। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट है प्रॉस्पेरो, उसके लिए ये सर्विस अपना देता है एरियल, बिकॉज ही रेस्क्यूड हिम फ्रॉम द ट्री इन विच ही वॉज इम्प्रिजन्ड बाय सिकोरेक्स द विच हु प्रीवियसली इनहैबिटेड द आइलैंड। क्योंकि प्रॉस्पेरो जो मैजिशियन है उसी ने एरियल को बचाया था। किससे बचाया था? सिकोरस नाम के विच से, चुड़ैल से, जो उस आइलैंड में क्या करती थी, अपना शासन चलाती थी। मीन्स उस आइलैंड में वो रहती थी और उसका अधिकार था उस आइलैंड पे, और उसी ने क्या कर लिया था, एक तरह से कैप्चर कर लिया था एरियल को और उसको प्रॉस्पेरो ने बचाया था। द रेप ऑफ द लॉक 1712 बाय अलेक्जेंडर पॉप। एरियल अ सिल्फ व्हेन एयर इज स्प्रेड। एरियल एंड अदर सिल्फ्स आर इन चार्ज ऑफ प्रोटेक्टिंग ब्यूटी फ्रॉम हार्म। द रेप ऑफ द लॉक जो है 1712 का वर्क है अलेक्जेंडर पॉप का,
और इसमें भी एरियल का प्रेजेंस है, जो कि एक शिल्प है, एक एयर स्प्रिट है। एरियल और दूसरे शिल्प को क्या करने के लिए कहा गया है रेप ऑफ द लॉक में? ब्यूटी को बचाने की जिम्मेदारी उनको दी गई है फ्रॉम हार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, नॉवेल्स होगा, बिलोंग टू बी विक्टोरियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इसमें से वो दो कौन से नॉवेल हैं जो विक्टोरियन एज को बिलोंग करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 A and D, पेंडेनिस, बारचेस्टर टावर्स। लेट्स इन डिटेल। पेंडेनिस 1848 का नॉवेल है और ये W.M. ठाकरे का है। बारचेस्टर टावर्स 1857 का वर्क है एंथनी ट्रोलॉप का। इट इज़ द सेकेंड बुक इन द क्रॉनिकल्स ऑफ बारचेस्टर सीरीज, प्रीसीडेड बाय द वार्डन एंड फॉलोड बाय डॉक्टर थॉर्न। तो बारचेस्टर सीरीज की 3 बुक्स हैं और इसमें ये सेकेंड नंबर पे बारचेस्टर टावर्स, और 2 और वर्क है द वार्डन, डॉक्टर थ्रोन। तो सबसे पहले द वार्डन आता है, देन सेकेंड पोजीशन पे बारचेस्टर टावर, थर्ड पोजीशन पे डॉक्टर थॉर्न। तो ये तीनों जो है बारचेस्टर सीरीज को बिलोंग करते हैं और इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सो यू शुड रिकॉल दिस। द वे ऑफ ऑल फ्लेश 1903 का वर्क है सैमुअल बटलर का। अटैक्स ऑन विक्टोरियन एरा ऑफ हिपोक्रेसी, ट्रेसेस 4 जनरेशंस ऑफ द पोंटिफेक्स फैमिली। तो ये जो विक्टोरियन एरा की हिपोक्रेसी है उस पर एक तरह से कटाक्ष है, सटायर है, अटैक है। द वे ऑफ ऑल फ्लेश वर्क सैमुअल बटलर का। इसमें इन्होंने पोंटिफेक्स फैमिली को प्रेजेंट किया है और उनकी 4 जनरेशन को दिखाया है। द बैटल ऑफ द बुक्स 1704 का वर्क है, ये शॉर्ट सटायर है जोनाथन स्विफ्ट का, पब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ द प्रोलेगोमेना टू हिज अ टेल ऑफ अ टब 1704। तो जोनाथन स्विफ्ट का एक वर्क आया था अ टेल ऑफ अ टब, बहुत पॉपुलर है 1704 में। इसी के पार्ट के रूप में पब्लिश्ड हुआ था द बैटल ऑफ द बुक्स। इट डिपिक्ट्स अ लिटरल बैटल बिटवीन बुक्स इन द किंग्स लाइब्रेरी एज आइडियाज एंड ऑथर्स स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी। तो किंग्स की लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं उन्हीं की जो लिटरल बैटल उसको दिखाया गया है कि जो आइडियाज़ को लेकर लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और जो ऑथर्स होते हैं वो भी कितना स्ट्रगल करते हैं सुप्रीमेसी को लेकर। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। प्लीज़ वीडियो को खूब लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आप लोग जितना मोटिवेट करेंगे उतना ही अच्छा होगा वर्क करने में। और भी सारे वीडियोस बनाने हैं तो प्लीज़ आप लोग मोटिवेट करते रहिए। कीप स्माइल, बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।